स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों की जो कल की क्लास हुई थी वो विवाह की हुई थी ना, और हम लोगों ने कुछ क्या है, कुछ अधिनियम वगैरह और यही सब हम लोगं ने पढ़ा था ना। तो कब क्या है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है और कब किस उम्र के लिए, मतलब शारदा एक्ट कब आया, तो ऐसे कि यार क्या है कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम किसने शुरू किया, किससे संबंधित है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में हम लोगों ने जाना। तो काफी चीजें हम लोगों ने ये भी जानी कि विवाह के अनेक प्रकार समझे कि जो मनुस्मृति ने 8 प्रकार के दिए थे, तो 4 जो है वो उच्च कोटि के थे और 4 जो है वो निम्न कोटि के थे। तो जो निम्न कोटि के थे वो तो बिल्कुल नाम से ही पता चलते हैं, जैसे राक्षस हो गया ना, पैशाच विवाह हो गया, और क्या कि गांधर्व विवाह हो गया। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो 4 पता चलते हैं उसी तरीके से, और ऐसे 4 जो उच्च कोटि के होते हैं, तो दैव विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी 4 थे, तो 4 करके हम लोगों ने इसको पार्ट डिवाइड करके पढ़ा है। और ये किसने दिया है, ये मनुस्मृति ने दिया है। फिर और भी हमने विवाह के कई प्रकार भी देखे। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे कि वैवाहिक समायोजन। देखिए वैवाहिक समायोजन तभी, मतलब एक विवाह की आप कह सकते हैं कि शादी करने के बाद तभी वो सक्सेसफुल होता है जब क्या होता है कि समायोजन हो उसमें ना। कहीं क्या है कि लड़की द्वारा समायोजन किया जाए, कहीं लड़के के द्वारा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक समय के बाद क्या होता है कि जब क्या है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों दोनों इतने साल अलग अलग, मतलब अलग अलग कह सकते हैं, रहन सहन तौर तरीका अलग अलग से वो लोग पले बढ़े, सब कुछ है। और उसके बाद क्या है, जब तक उनमें समायोजन करने की क्षमता नहीं होगी तब तक क्या है, विवाह जो है वो सही तरीके से चल नहीं सकता। विवाह की आप कह सकते हैं कि ये संबंध नहीं चल सकता जब तक उनमें ये चीज की भावना ना हो कि थोड़ा बहुत समायोजन करने की, कि कहीं आप बर्दाश्त करिए या तो कहीं भी आप सह सकते। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी आप देखिए कि एक लड़की की शादी हो गई ना, और वो लड़की को बिल्कुल भी कोई चीज बनाना नहीं पसंद है, लेकिन क्या है कि परिवार में सब खा रहे हैं, तो उनको क्या है, वो उनकी बनाना, वो चीज चाहे वो डिश हो चाहे जो भी हो, वो बनाना मजबूरी है। कहीं कहीं पर मतलब ऐसे बहुत से आप कह सकते हैं, बहुत से समायोजन हैं जो कि क्या है कि एक दूसरे के सामंजस्य को, मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे को समझते हुए ना, एक दूसरे को समझते हुए कहीं 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 एक, मतलब कहीं एक के द्वारा बर्दाश्त किया जाए, कहीं एक के द्वारा बर्दाश्त किया जाए, कहीं दोनों बिल्कुल मिलजुल कर उस चीज को समझ ले, तो एक मतलब एक अलग हल निकाल ले। यही क्या है, यही वैवाहिक समायोजन है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि वैवाहिक समायोजन, वैवाहिक समायोजन, वैवाहिक समायोजन क्या है? वैवाहिक समायोजन का अर्थ है क्या कि परिस्थिति को, यानी विवाह के बाद की जो मतलब विवाह के बाद जो फैमिली है उसको, उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना, यही क्या है, वैवाहिक समायोजन है। कि क्या है कि अपने अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना किसे, जो विवाह के बाद जो है वैवाहिक समायोजन, यानी जो विवाह के बाद जो है, जो परिवार, एक लड़का एक लड़की एक परिवार आपको मिलता है, उसको क्या है कि अपने अनुकूल बनाना, यही क्या है, वैवाहिक समायोजन है। ठीक। और क्या है कि इसमें पति पत्नी द्वारा, पति पत्नी द्वारा परस्पर त्याग, सहयोग, सहनशीलता, सहनशीलता और क्या कि एवं संतुष्टि, संतुष्टि, सुखी एवं समृद्ध बनाने हेतु किया गया, हेतु किया गया समायोजन वैवाहिक समायोजन है। तो मतलब परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना, पति पत्नी द्वारा परस्पर त्याग, सहयोग, सहनशीलता एवं संतुष्टि एवं सुखी समृद्धि बनाने हेतु किया गया जो प्रयास है, वही क्या है, जो समायोजन है, वही क्या है कि वैवाहिक समायोजन कहलाता है। विवाह के पूर्व पति पत्नी दोनों क्या होते हैं कि भिन्न भिन्न परिवारों के सदस्य होते हैं ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं।
उनका क्या है रहन सहन तौर तरीका सब कुछ बिल्कुल भी अलग होता है। लेकिन जब वो बहुत सी ऐसे मतभेद आते हैं, बहुत सी ऐसी जगह क्या है कि मतलब अपने आप को ढालना, अपने आप को परिवर्तन करना, अपने आप को मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की तरफ से वो समायोजन हो, एक की तरफ से सिर्फ वो प्रयास हो। वो प्रयास जो है वो दोनों की तरफ से होता है। लेकिन ये भी है कि भले ही कोई कितना भी कहे, लेकिन क्या है कोई ज्यादा समायोजन करता है, कोई कम करता है। ये तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल समायोजन करके बिल्कुल मतलब बराबरी पे चलते हैं। ये तो है कि कहीं कोई ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि समायोजन करने की कोशिश करता है, कहीं कोई कोई जो है वो कम करता है। उसके बाद वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्व, समायोजन के आवश्यक तत्व। अब ये वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्व क्या है कि उपयुक्त मतलब एक अपने उपयुक्त क्या है कि जीवन साथी, जीवन साथी अगर उपयुक्त है, जीवन साथी अगर क्या है कि परिवार में एक जीवन साथी अगर सही तरीके से आप कह सकते हैं वो आपके लिए वो परफेक्ट है, तो क्या है आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जिसके साथ आपको रहना है वही सही नहीं है, तो आप क्या है कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ना किसी तरीके का समायोजन कर सकते हैं, ना किसी तरीके से आप कह सकते हो परिवार जो है वो समृद्ध मतलब खुशहाल बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर यही जीवन साथी ही सही है तो आप क्या है सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो जीवन साथी का मतलब आप कह सकते हैं उपयुक्त जीवन साथी हो। वैवाहिक दायित्वों का पालन, वैवाहिक दायित्वों का पालन होना चाहिए, वैवाहिक दायित्वों का पालन होना चाहिए। इसमें कि अगर आप जो है आप मतलब अगर आप अपने दायित्व को का पालन आप अपने मतलब अपने कर्तव्य को समझें कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है, हमको इसको करना है। तो क्या है कि ये उसके क्या है तो बड़े आराम से क्या है कि वैवाहिक समायोजन ये किया जा सकता है। इन सब चीजों का होना जरूरी है। उसके बाद कह सकते हैं परस्पर भावनाओं का सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का परस्पर भावनाओं का सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह के प्रति दृष्टिकोण दृष्टिकोण देखिए एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करिए। आपके अंदर सहयोग की भावना हो, आप क्या है किसी एक दूसरे के मतलब आप कह सकते हैं कि एक विवाह के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा हो। कि अगर आपको लगता है कि नहीं विवाह के बाद की लाइफ जो है वो अच्छी नहीं होगी, क्या है कि सब ऐसे ही होते हैं। अगर किसी फैमिली में आपने उसको बिखरते हुए टूटते हुए आपने देख लिया है, वही बातें क्या है आपके मन में घर कर रही है ना कि जो शादी की बात है वो जीवन अच्छा होता ही नहीं है, या इस तरीके से मतलब क्या है कि मुझे बंधन में बंधना ही नहीं है, मुझे अपने तरीके के आप देख रहे हैं कि आज के समय में ये हो गया है कि मतलब कितने सारे आप तो न्यूज में देखते भी होंगे कितने सारे केस सुनाई देते हैं, क्योंकि ये समायोजन ये सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है किसी का। मतलब बहुत से कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने परिवार को अब तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। कहीं आपने कितने केस ऐसे सुने होंगे कि मतलब वो अपने प्रेमी के चक्कर में उसको काट के उसमें टंकी में भर मतलब कोई क्या है कि इस तरीके से इतने बड़े बड़े पाप कैसे कर देता है ना, इतने बड़े बड़े पाप मतलब क्या है एक कीड़े को मारते समय भी 1000 बार सोचना चाहिए। और कोई व्यक्ति सोचिए आवाज का समाज जो है वो इतना गंदा इतना कह सकते हैं इतना गंदा हो चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और पाप करते समय कोई ये नहीं सोचता है कि ये कहीं कभी छुपेगा नहीं, आज नहीं तो कल नहीं एक ना एक दिन ये चीजें सामने आएंगी और इसका परिणाम भी बुरा होगा। और आप लोग देखते भी होंगे जितने लोग पाप करते हैं आज नहीं अगर अगर मनुष्य के द्वारा वो उसका परिणाम नहीं मिलता है तो उसका परिणाम कौन देता है, ईश्वर देता है ना। और यही हो रहा है कि शादी के बाद उस किसी दूसरे के चक्कर में उसको क्या है उसको मार डालना, कहीं लड़का कर रहा है किसी को मार डाल रहा है, अपनी पत्नी को मार डाल रहा है। और क्या अब तो बहुत केस ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि काट दो, मतलब किसी को मारना मतलब मारना मुश्किल है, एक कीड़े को मारना मुश्किल है, कोई काट कैसे कोई काट सकता है। अरे अगर इतने कानून इतने नियम कानून बन गए हैं, अगर आप साथ नहीं रह सकते हैं तो आप क्या है कम से कम फ्री कर दीजिए, वो भी अपनी लाइफ जी ले आप भी अपनी लाइफ जी लीजिए। लेकिन एक दूसरे को इस तरीके से मतलब कोई किसी तरीके से किसी को कैसे टॉर्चर कर सकता है। चलिए ठीक है कि आप अगर नहीं आपका सामंजस्य बैठ रहा है, आप किसी और को लाइक करते हैं, तो क्या ये बात बहुत दिन छिपे रहेगी, नहीं ना। तो
क्या है, इसी चीज का आप समझ रहे होंगे कि वैवाहिक समायोजन का अब बहुत ही मतलब ये बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं। ये हो ही नहीं पा रहा है कि कोई कर पा रहा है इसको। बहुत ही अब मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिली आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे कपल मिलेंगे इसमें ये दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं ना। तो इसमें ये दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं कि अगर आपका, देखिए रहना तो आप ही दो लोग को, मतलब जब भी शादी हो तो अगर आप लोगों को रहना है, अगर करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ, ठीक, तो आप क्या है, अगर आप खुश रह सकती हैं तो ही करिए, वरना किसी को मारने के लिए, किसी को जान से क्या उसका ठेका, मतलब एक लड़की या एक लड़के ने लेके रखा है कि नहीं मैं तुमको जान से खत्म कर दूंगी। अरे इतने कानून, इतने नियम कानून, इतने इतने मतलब इतनी छूट मिल चुकी है, अगर आप उस रिश्ते से आजाद होना चाहें तो भी हो सकते हैं ना, तो भी हो सकते हैं। लेकिन किसी को इतने बड़े पाप से होकर गुजरने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा पाप किया ही जाए। लेकिन क्या है, अब आज के समय में ये दिक्कतें आ रही हैं, पता नहीं कैसी। सब लोग, जितना ही समाज शिक्षित हो रहा है उतना ही क्या है कि धारणाएं, विचार जो है वो और भी गंदे होते चले जा रहे हैं, और भी गंदे होते चले जा रहे हैं। कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये समाज जो है इस तरीके से धीरे धीरे, शिक्षा जितनी आगे बढ़ती जा रही है, जितना ही सब पढ़ लिख रहे हैं, उतना ही समाज भी गंदा होता जा रहा है, उतना ही सब अपनी खुशी के बारे में सोचते जा रहे हैं, किसी दूसरे की खुशी से किसी को लेना देना नहीं। पहले तो ये सब केस बहुत कम सुनने को मिलते थे, लेकिन अब तो आए दिन एक न एक गंदा इस तरीके का केस आपको सुनाई सुनाई देगा। शादी के पहले का जो जो मतलब हो उस समझ में आता है, लेकिन शादी के बाद अरे मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते में बदना ही क्यों है, ऐसे रिश्ते में बदना ही क्यों है। और अगर जो भी मतलब लड़की का प्रेमी हो चाहे वो लड़के का प्रेमी हो, अगर वो दोनों बंध गए हैं, ठीक, तो तीसरा जो है वो अगर बीच में आता है तो वो उसको ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो एक को, कोई व्यक्ति हो, अगर वो किसी एक को मार सकती है, चाहे वो मार सकता है, तो वो उसके अंदर ये तो मतलब सामने वाला इतना बड़ा मूर्ख है कि अगर वो एक को मार सकता है तो उसका मन, उसका हृदय जो है वो बहुत कठोर है, बहुत ही कठोर होगा उसका हृदय ना, उसका हृदय बहुत ही कठोर होगा। क्योंकि अगर वो एक को मार सकता है, एक के साथ अन्याय कर सकता है, तो वो सबके साथ अन्याय कर सकता है। और अगर उसका हृदय कठोर नहीं है तो वो क्या है, वो सबके साथ इस तरीके का तो बर्ताव नहीं कर सकता है। किसी को जान से मार दे, वो भी इतने टुकड़े में काट दे। ठीक, चलिए बात करते हैं कि ये वैवाहिक समायोजन की आवश्यक तत्व है। विवाह के प्रति आपका दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप वैवाहिक समायोजन करना चाहते हैं और ये इसके आवश्यक तत्व हैं, इनके बगैर क्या है कि आप वैवाहिक समायोजन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इतनी चीजें देखी। वैवाहिक जीवन में असमायोजन उत्पन्न करने वाले कारण, वैवाहिक वैवाहिक जीवन में असमायोजन उत्पन्न करने वाले कारण। चलिए इसको देखते हैं कि क्या कारण है, इसमें क्या होना चाहिए कि असमायोजन क्यों, क्योंकि इसमें संवेगों का क्या है कि संवेगों का असामंजस्य, असामंजस्य, संवेगों का असामंजस्य होता है। क्योंकि अपने मन पे, अपने संवेग पे कंट्रोल ना कर पाना ना, अपने संवेग पे कंट्रोल ना कर पाना, क्या करना कि पल भर में बहुत क्रोधित हो जाना। अब वो तो क्या है, ऐसे ऐसे पाप बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा यही हो गया है कि संवेगों पर कंट्रोल नहीं रह गया है। तो संवेगों का असामंजस्य, उसके बाद क्या है, पारस्परिक प्रेम विश्वास, पारस्परिक प्रेम विश्वास का अभाव, विश्वास का अभाव। और आप ये सब चीजें देखते होंगे कि असमायोजन का मतलब असमायोजन उत्पन्न करने वाले कारण है। जब उनमें एक कपल्स में क्या होगा कि पारस्परिक प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा, कि आप कहीं और घूम रहे हैं और क्या है लड़की कहीं और घूम रही है, वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये क्या है, इस सब की स्थिति बनी रहेगी। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसमें विश्वास प्रेम ये सब चीजें होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत क्या है, हर जीवन में
क्या संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी रिश्ता आप चलाते हो, चाहे वो एक अगर कह सकते हैं, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, अपने खुद के बच्चे के साथ, किसी भी रिश्ते को आपको चलाना है तो आपका क्या है कि संवेग क्या है, आपको उसमें सामंजस्य होना चाहिए। आपके उस रिश्ते में पारस्परिक प्रेम, कोई भी रिश्ता बिना प्रेम विश्वास के चलता नहीं है। कोई भी रिश्ता हो उसको आप बहुत दिन तक खींच नहीं सकते, बहुत दिन तक नहीं खींच सकते हैं। थोड़ा बहुत इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर क्या है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होता है। तो पारस्परिक प्रेम विश्वास का अभाव, ये भी अगर नहीं होगा तो भी क्या होगा, वैवाहिक जीवन में असमायोजन उत्पन्न होगा ना। तो वैवाहिक प्रेम, पारस्परिक प्रेम विश्वास का अभाव। और कह सकते हैं आयु, अगर एज नहीं सही है तो भी ये दिक्कतें आती हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर क्या है कि यौन संबंधों की अव्यवस्था, यौन संबंधों की अव्यवस्था। उसके बाद क्या है, पारस्परिक तनाव व संघर्ष, पारस्परिक तनाव व संघर्ष। आर्थिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था, अव्यवस्था। और क्या, सामाजिक अव्यवस्था ना। तो ये सब क्या है, सब के सब क्या है, वैवाहिक जीवन में असमायोजन उत्पन्न करने वाले कारण हैं। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो इतनी चीजें हम लोगों ने, क्या समायोजन के कारण है, इसके न असमायोजन कैसे हो सकता है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे, संस्कार ना। संस्कार हम लोग को क्या समझना है, संस्कार, संस्कार क्या है कि संस्कार हम लोग जानते हैं कि कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। और कितने संस्कार के बारे में जो आपको अब आजकल आप लोग मोबाइल वगैरह में देखते होंगे, तो एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं मुंडन संस्कार, मतलब हर चीज को एक रील्स बनाने के चक्कर में तब भी क्या है, काफी जो है काफी लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग देख रहे हैं। अन्नप्राशन संस्कार हो गया, मतलब बहुत से संस्कार आपको यहाँ पर आप देखने को मिलने लगे। वरना पहले क्या है, सब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे ना। एक कह सकते हैं कि माहौल मतलब इस तरीके से बना रहे। अभी सिर्फ अगर कोई सोचे कि हाँ, सबका एक मतलब मोटो रहता है, कोई भी धार्मिक, चाहे धार्मिक ही चीज हो ना, कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा हो, चाहे वो मतलब पहले क्या था कि कोई त्योहार मनाए जाते थे तो वो इस पर्पज से मनाए जाते थे कि चलो ठीक है, हम लोग क्या है मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। अब ज्यादातर पर्पज क्या बन गया है, कोई त्योहार मनाया जा रहा है, चाहे वो किसी का भी हो ना, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे जो, उसका उद्देश्य जो है वो काफी हद तक बदल चुका है। मतलब कोई पूजा भी कर रहा है तो क्या, वीडियो बना लो। कोई पूजा कर रहा है, उसका ध्यान जो है ईश्वर में नहीं रह गया है, किसमें रह गया है, मोबाइल, मतलब अपने आप को दिखाने के चक्कर में रह गया है। सारी चीजें जो है वो बदलती जा रही हैं। पहले उसका मतलब कोई तैयार होता था, सब लोग मिलजुल के पूजा करते थे, ना कोई फोटो खींचने वाला था, ना कोई ऐसा साधन था। सब कुछ क्या करते थे, सब लोग इसलिए करते थे, और सब साथ बैठकर सबका पूरा फोकस किस पे रहता था, सुंदर ईश्वर पर ध्यान देने पे ना। और अब क्या रह गया है, अब सारी चीजें मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 20% बचे होंगे, वरना सब कुछ बदल चुका है, सब बिल्कुल बदल चुका है। दिखावे की दुनिया हो गई है, कुछ भी एक जैसा नहीं रह गया है। वही लोग आगे जा रहे हैं जो बहुत दिखावा कर रहे हैं, समाज को भी वही पसंद आ रहा है, सिर्फ दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा पसंद आ रहा है। जो बहुत ईमानदार है, जो सब कुछ, जो आप ईमानदार है, जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको कोई कोई समझ भी नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा। अगर आप शायद आपने न्यूज में सुना भी होगा, दीपावली पर, इसी जो दीपावली बीती है, उसी दीपावली पर सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस किया गया, क्या कि मतलब कितने लोग, कितने रील्स अपलोड किए गए। जो पूजा पाठ मतलब होना चाहिए, जो घर में एक मतलब कह सकते हैं कि जो पूजा का माहौल होता है, ये चीजें, वो चीजें तो रही नहीं गई हैं। तैयार हो पूजा करते समय, मेरा ध्यान, अरे आपका रील्स बन रहा है, आपका फोटो खींचा जा रहा है, तो आपका ध्यान पूजा पे है ही नहीं, इसका मतलब। मंदिर कोई जा रहा है, उसका भी ध्यान क्या है, पूजा पूजा से हट चुका है, ध्यान मतलब आस्था में नहीं रह गई है। तो हमने क्या समझा कि 16 संस्कार, और इसमें अगर कुछ संस्कार आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है, अब चाहे वो किस पर्पज से किया जा रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य चाहे जो भी हो कि मुझे रील्स बनाना है, लेकिन क्या है, ये आपको अब देखने को मिल रहे हैं।
तो 16 संस्कार क्या है, अब ये हम लोगों को देखना है। संस्कार जो है वो हिंदू धर्म की क्या है, ये जो संस्कार है ये हिंदू धर्म की जड़ है, हिंदू धर्म की जड़। संस्कार हिंदू धर्म की जड़ है और कह सकते हैं कि शाश्वत एवं प्राचीन है। ये संस्कार जो है ये शाश्वत एवं प्राचीन है, शाश्वत एवं प्राचीन है। और क्या कह सकते हैं, विज्ञान वैज्ञानिकता पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, विज्ञान वैज्ञानिकता पर आधारित है। उसके बाद कुछ अगर देखा जाए तो ये जो संस्कार है ये प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य किसी न किसी संस्कार के द्वारा आरंभ होते हैं, किसी न किसी संस्कार द्वारा आरंभ होते हैं। और संस्कारों की संख्या कितनी है, संस्कारों की संख्या कितनी है, 40 है। तो अगर देखा जाए कितनी, तो लेकिन गौतम स्मृति में देखी जाए, किसमें, तो गौतम स्मृति में 40 है। महर्षि अंगीरा में कितनी है, 25 है। व्यास स्मृति में कितनी है, 16 है। चलिए हम लोगों ने क्या समझा कि जो संस्कार है ये हिंदू धर्म की जड़ है, शाश्वत एवं प्राचीन है, विज्ञान और वैज्ञानिकता पर आधारित है। कोई इसी तरीके से नहीं है कोई मतलब कि इसका विज्ञान से कोई मतलब हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक है ना। उसके बाद देखते हैं कि प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य किसी न किसी संस्कार द्वारा आरंभ होते थे, कोई ना कोई मतलब कोई भी कार्य होता था तो संस्कार में द्वारा ही आरंभ होते थे। संस्कारों की संख्या 40 है और 40 किसमें है, तो गौतम स्मृति में। गौतम स्मृति में जो है संस्कार वो 40 है। उसके बाद बात की जाए महर्षि अंगीरा में संस्कार 25 हैं और व्यास स्मृति में जो है वो 16 है। तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं, व्यास स्मृति को। व्यास स्मृति में संस्कार हैं वो कितने हैं, 16 है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि जो 16 संस्कार हम लोगों को पढ़ना है, तो पहला क्या है, गर्भाधान संस्कार। ये जो गर्भाधान संस्कार है ये संस्कार कब होता है कि आप मतलब गर्भ को धारण करने से पहले, कब होता है, गर्भ को धारण करने से पहले कौन सा संस्कार होता है, गर्भाधान। ये संस्कार गर्भ धारण होने के पहले, गर्भ धारण होने के पहले गर्भाधान संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं। जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, ठीक। तो गर्भाधान संस्कार गर्भ धारण होने के पहले होता है। बात करेंगे पुंसवन संस्कार की। तो पुंसवन जो संस्कार है ये अब जो है क्या है, जब गर्भाधारण हो चुका है, कब, जब गर्भ धारण हो चुका है उसके बाद क्या है, ये पुंसवन संस्कार होगा, गर्भ धारण होने के बाद। और क्यों होता है, गर्भ धारण होने के बाद होता है कि जिससे क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास और क्या है, स्वस्थ उत्तम संतति को जन्म देने के लिए, स्वस्थ उत्तम संतति को जन्म देने के लिए ये संस्कार। तीसरे नंबर पर बात करेंगे, ये गर्भाधान संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार हो गया। थर्ड नंबर की बात की जाएगी तो सीमांतोन्नयन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार ये क्या होता है, तो इसकी बात करेंगे। इसका अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न होना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ सौभाग्य संपन्न होना। इसका अर्थ क्या होता है, सौभाग्य संपन्न होना, यानी गर्भपात रोकने के साथ साथ
के साथ साथ गर्भवती की रक्षा हेतु किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वह क्या होती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां क्या होती हैं, गर्भवती की मांग भरती हैं ना। तो ये हम लोगों ने सीमांतोन्नयन संस्कार देखे, 3 प्रकार के संस्कार देखे। एक हम लोग गर्भाधान देखा कि गर्भधारण होने के पहले होता है। दूसरा हम लोगों ने पुंसवन संस्कार देखा, इस जो गर्भधारण होने के बाद हो रहा है, एक उत्तम संस्कृति का और क्या है वो स्वस्थ बच्चा पैदा हो, इसके लिए क्या है कि पुंसवन संस्कार होते हैं। सीमांतोन्नयन संस्कार, इसका अर्थ क्या होता है कि सौभाग्य संपन्न होना। इसमें क्या होता है कि गर्भपात को रोकने, गर्भवती की रक्षा के हेतु ये किया जाता है। और इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां क्या होती हैं, गर्भवती की मांग भरती हैं। चलिए इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। तो ये क्या हो गया, 3 संस्कार हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट नंबर पर और क्या देखते हैं, चौथे नंबर पर क्या है, क्या है कि बात करते हैं कौन सी संस्कार की, तो जात कर्म संस्कार। कौन से, तो जात कर्म संस्कार। और ये कब होता है, ये जन्म के समय ये संस्कार होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर चीजों को क्या है, हर चीज क्या है, एक संस्कार है। लेकिन क्या अब उस तरीके से कोई भी चीज करता नहीं है ना। तो क्या है कि जात कर्म संस्कार, नवजात शिशु के, ये कब होता है, तो नवजात शिशु के नाल छेदन, नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार को किया जाता है। तो नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व किस संस्कार को किया जाता है, ये संस्कार जो होता है जात कर्म संस्कार, ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस संस्कार में 2 बूंद घी, इस संस्कार में क्या किया जाता है, तो इस संस्कार में 2 बूंद घी और क्या 6 बूंद शहद मिलाकर बच्चे को चटाया जाता है। और क्या होता है कि मंत्रोच्चारण होता है बच्चे की दीर्घायु के लिए। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, जात कर्म संस्कार चौथे नंबर पे यही संस्कार है। फिर हम लोग देखेंगे कि अब क्या है, पहले क्या है, बच्चे होने के पहले हुआ, फिर क्या हुआ, गर्भाधान हो गया तब हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीसरे नंबर पर किस चीज को रोकने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि किसके गर्भपात को रोकने, इन सब चीजों के लिए किया जाने लगा, तीसरा संस्कार हो गया। चौथे नंबर पर हम लोगों ने देखा कि बच्चा क्या है, नाल छेदन के समय ये संस्कार होता है। ठीक, जिसमें 2 बूंद घी और के 6 बूंद क्या है, शहद जो है बच्चे को छटाया जाता है और मंत्रोच्चारण के साथ क्या होता है, ये किया जाता है। और बच्चे की लंबी आयु के लिए क्या होती है कि कामना की जाती है। हमने 4 संस्कार देखे। 5वें नंबर की बात करेंगे तो अब 5वां नंबर का संस्कार क्या हो रहा है कि नामकरण संस्कार। इस तरीके से जो कोई नाम रख देता है, पहले से सोच लेता है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नामकरण संस्कार कब होता है, तो ये जन्म के 11वें दिन, जन्म के 11वें दिन जो है वो नामकरण संस्कार होता है। आप इस मोबाइल में इस टाइम जो है रील्स वगैरह में ये भी नामकरण संस्कार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो नामकरण संस्कार जन्म के कब, 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है, क्योंकि 10 दिन तक क्या होता है, 10 दिन तक जो होता है वो सूतक होता है। इस तरीके से वो माना जाता है कि 10 दिन तक सूतक है और 11वें दिन जो है वो बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाएगा। तो नामकरण संस्कार हो गया। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार की बात करेंगे, ये कब किया जाता है, तो जन्म के 4 माह बाद। निष्क्रमण का तात्पर्य होता है कि बाहर निकलना। क्या होता है इसका तात्पर्य, निष्क्रमण का तात्पर्य क्या है कि बाहर निकलना। इस संस्कार में क्या किया जाता है, शिशु को सूर्य एवं क्या किया जाता है, सूर्य एवं चंद्रमा की ज्योति
की ज्योति दिखाई जाती है, दिखाई जाती है। यानी सूर्य के, आप कह सकते हैं सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता से बच्चे को क्या किया जाता है, अवगत कराया जाता है ना। क्या, सूर्य के तेज और चंद्रमा की शीतलता से बच्चे को अवगत कराया। इसका उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर, कि वह किसके, समाज के संपर्क में आकर, समाज के संपर्क में आकर क्या है, सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। वह समाज के संपर्क में आकर क्या करे, कि सामाजिक परिस्थितियों से वो अवगत हो और क्या कर सके, कि धर्म और आप मर्यादा की क्या कर सके, वो रक्षा कर सके। तो यही क्या हम लोगों ने देखा, ये निष्क्रमण संस्कार में देखा। निष्क्रमण संस्कार क्या किया जाता है, ये हम लोगों ने जाना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं। तो निष्क्रमण संस्कार की बात हो गई। अब अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, अब ये अन्नप्राशन संस्कार तो ये आप लोग जानते हैं कि ये 6 माह के बाद होता है ना, 6 माह के बाद होता है। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, कि बच्चे को माँ का दूध ही पीना चाहिए ना, पिलाया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं ना, माँ का दूध जो होता है वो उसके लिए सर्वोत्तम आहार होता है 6 माह तक। तो अन्नप्राशन संस्कार 6 माह के बाद होता है। इसमें क्या क्या खिलाया जाता है, बच्चे को खीर खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है, खीर खिलाया जाता है इसमें बच्चे को। तो जो कि खीर जो है वो शास्त्रों में, क्या, कि खीर को शास्त्रों में अमृत कहा गया है, इसीलिए जो है बच्चे को खीर खिलाया जाता है 6 माह के बाद। ये हम लोगों ने अन्नप्राशन संस्कार देखा। अब हम लोग कौन सा संस्कार देखेंगे, हम लोग देखेंगे चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म की संस्कार करेंगे, संस्कार की बात करेंगे। तो ये 1 महीने पे भी हो सकता है, 3 महीने, सॉरी क्या है, 1 ईयर में हो सकता है, 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में। इसको 5 साल में किया जा सकता है। ये सब लोग अलग अलग करते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार को क्या बोलते हैं, मुंडन संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मुंडन संस्कार कहते हैं ना। ये बच्चे के बौद्धिक विकास को किस, मतलब आप कह सकते हैं बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए चूड़ा कर्म संस्कार ये है किया जाता है। अब आगे देखते हैं कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार ये कब होता है, और इसका भी आधार जो होता है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। पूर्णतः क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। यह कर्णभेद शारीरिक, यह कर्णभेद से शारीरिक व्याधि से रक्षा होती है। और क्या होती है, प्राण शक्ति भी बढ़ती है, प्राण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, कर्णभेद संस्कार। अब आगे नेक्स्ट नंबर पर क्या समझेंगे, कर्णभेद संस्कार हो गया। अब हम लोग विद्यारंभ संस्कार समझेंगे। क्या है विद्यारंभ संस्कार, देखिए विद्यारंभ संस्कार क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना। बच्चे को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से उसको परिचित कराना, ये क्या कहलाता है, विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ प्रारंभिक स्तर से शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से बच्चे को क्या कराना, कि परिचित कराना। और इसमें क्या होता है, माता पिता बच्चों को वेदारंभ करने से पहले माता पिता क्या है, कुछ शिक्षा बच्चे को देते हैं। माता पिता क्या है, माता पिता बच्चे को किससे, वेदारंभ करने से पहले क्या, कुछ श्लोक दोहा, कुछ श्लोक दोहा सिखाते हैं। ये क्या बात हो गई विद्यारंभ संस्कार की। अब बात करते हैं 11वें नंबर पर, क्या, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, इसे उपनयन संस्कार बोलते हैं, उपनयन। इसे जनेऊ संस्कार बोलते हैं, जनेऊ संस्कार, ठीक है। इसका क्या होता है, यह धार्मिक एवं आध्यात्मिक, यह धार्मिक एवं
आध्यात्मिक, तो ये क्या होता है, ये धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है। यह धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। इसमें वेद माता, अब वेद माता कौन है, गायत्री। गायत्री का क्या किया जाता है, गायत्री का आत्मसात, गायत्री का आत्मसात किया जाता है। अर्थात गुरुकुल का संस्कार जो होता है वो गुरुकुल का संस्कार किया जाता है। तो ये क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये क्या है, सबके इनाम जो होते हैं वो एक हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे, जो 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होता है उसको बोलते हैं क्या, विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार जब बच्चा जो है विज्ञान को अपने अंदर जो है वो समाविष्ट करे, उसके लिए किया जाता है। तो विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चा ज्ञान को जो है वो अपने अंदर समाविष्ट करे, तो इसको ये क्या है, मतलब बच्चा जो है जब गुरुकुल जाता है, बच्चा गुरुकुल जाकर जब शिक्षा ग्रहण करता है, गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, यानी ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करता है, उसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे क्या, केशंत संस्कार। केशंत संस्कार, चलिए केशंत संस्कार को देखते हैं, ये क्या होता है। ये गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने पर इसमें क्या किया जाता है कि मतलब गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने पर इसमें नहलाकर बच्चे को, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाल वगैरह ये सब हटाकर उसके बाद क्या है कि बच्चों की गुरुकुल से विदाई कर दी जाती है। इसी को कहते हैं केशंत संस्कार। यानी गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने के बाद आचार्य के समक्ष ही क्या होता है कि यह संस्कार होता है, होने पर आचार्य के समक्ष ही यह संस्कार होता है। आचार्य के समक्ष ही यह संस्कार होता है। ये किसके, गुरु के सामने ही होता है। किसके लिए, तो गृहस्थ आश्रम के लिए प्रवेश करने के लिए ये संस्कार होता है, केशंत संस्कार। नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे क्या, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व, गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व यह संस्कार होता है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें नहलाकर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर जो है घर के लिए जो है वो विदा कर दिया जाता है, यही समावर्तन संस्कार होता है। केशंत संस्कार हमने विद्यारंभ संस्कार देखा, जब जो है विद्या जाने के लिए वो तैयार है बच्चा ना, गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करे, तो विद्यारंभ संस्कार उसका जो मतलब विद्या मतलब आरंभ हो चुकी है ना। तो उसके बाद केशंत संस्कार, जब गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने पर क्या होता है, ये संस्कार होता है। जब क्या है उसकी विदाई होनी है, उसके पूर्व क्या होता है, समावर्तन संस्कार होता है। गुरुकुल से विदाई होने के पूर्व ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे विवाह संस्कार, कि आप लोग जानते ही हैं विवाह संस्कार हो गया। उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, ये दोनों आप लोग जानते ही हैं कि अंत में मतलब क्या है कि अंत में अग्नि परिशिष्ट कर देना ना। अंत में व्यक्ति विवाह के बाद क्या क्या बचा, विवाह के बाद ईश्वर को प्राप्ति हो रहा है, क्या है पूरा उसका जीवन बीत गया। तो ठीक, तो विवाह संस्कार में वही समझ सकते हैं कि पहले क्या होगा, विवाह संस्कार होगा, विवाह संस्कार होगा, लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होगा, अंत्येष्टि संस्कार होगा। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई। ये क्या थी, ये हम लोगों ने संस्कार के बारे में देखा। अब हम लोगों का मात्र एक चैप्टर और बचा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो वो है पीएलए। पीएलए क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पीएलए और क्या, आरआरए और पीआरए। तो देखिए पीएलए या कह सकते हैं आरआरए, पीआरए और पीएलए ना, 3 है। और ये आरआरए क्या है, इसको मतलब आप कह सकते हैं ये क्या है, ये एक प्रकार का टूल है। क्या है, टूल है। जब कहीं आप जाते हैं, मतलब कोई योजना, कोई कार्यक्रम, कुछ भी आप गांव में क्या है उसको चलाने के लिए या उसके बारे में शिक्षा देने के लिए
गांव में जाते हैं तो ये एक प्रकार का टूल है, आप कह सकते हैं कोई मशीन नहीं है, क्या है जब आप जाते हैं वहां पर, इसके द्वारा गांव की परिस्थितियां कितनी है, गांव की जनसंख्या कितनी है, गांव मतलब तीन चीजें जो है वो खास तौर से अगर मुख्य रूप से देखें तो आप क्या समझेंगे, पीएलए में तीन चीजों का ज्यादातर अध्ययन किया जाता है। वहां पर आप वहां की जो है संख्या ना, वहां की क्या सकते हैं कि वहां पर संख्या कितनी है, वहां का मतलब आप कह सकते हैं वहां पर कितने लोग हैं, वहां पर किस चीज की आवश्यकता है ना, वहां पर किस चीज की आवश्यकता है, ये सब चीजों का किसके किसी पीएलए के अंतर्गत जो होता है वो अध्ययन किया था। मतलब कोई भी कार्यक्रम आप चलाने जा रहे हैं, कोई भी कह सकते हैं योजना के बारे में जो गांव में आपको चलानी है, वहां पर पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी वहां पर किस काम की जरूरत है, किसकी नीड है, किसकी कमी उनको खल रही है, मतलब उस गांव में जो क्या है पुरुष है और क्या है महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों को किस चीज की कमी खल रही है। अगर आप जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उनको किस चीज की आवश्यकता है, कोई योजना आपने चलाया तो या कोई कार्यक्रम के बारे में आपने उसको समझा या समझाया और आपको पता ही नहीं कि उन लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, खाने में दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, खेतों की दिक्कत है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे तो ही क्या है उस कार्यक्रम को उसके बारे में आप सोच पाएंगे और उनके बारे में कोई ऐसे जुड़े मतलब आप ऐसे जुड़े किसी चीज के बारे में बता पाएंगे जिससे क्या है कि वो उसका उसका खुद करके क्या है वो की निदान कर सके और उनको लाभ पहुंचे। इसके द्वारा ये भी पता चल सकता है इसके पहले गांव में कौन सी योजना चली थी, इसमें ये भी होता है, इसमें कौन सी योजना चली थी, कौन आया था, कितना वो सक्सेस हुआ, कितने मतलब काफी चीजें जो है इसके बारे में मतलब संबंध के बारे में, वहां पर संबंध के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। पहले क्या था, पहले जो है वो RRA था, इसका प्रयोग हमने क्या समझा, ये टूल्स है, इसका प्रयोग किसमें, प्रसार शिक्षा में करते हैं। अगर बात की जाए तो किसमें होता है, प्रसार शिक्षा में इसका इसका मतलब कह सकते हैं प्रसार शिक्षा में ये इसका उपयोग होता है, इसका प्रयोग प्रसार शिक्षा में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है, प्रसार शिक्षा में प्रयोग होता है। और क्या कह सकते हैं कि जिसे प्रसार शिक्षा क्या है, और हम लोग जानते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को किसको, प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षा की क्या कहते हैं कि धुरी कहा जाता है, और प्रसार शिक्षा में इसका उपयोग होता है। और कौन इसका उपयोग करता है, तो प्रसार कार्यकर्ता करता है। कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता, जिसे प्रसार शिक्षा की क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षा की धुरी कहा जाता है। और हमने क्या समझा कि सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले यही आया, क्या आया, RRA, सबसे पहले RRA आया, और जिससे क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। और किसने, रेपिड, इसको अगर कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, रेपिड रूरल अप्रेजन। ये RRA को क्या कहेंगे, रेपिड रूरल, गांव से मतलब रूरल से आप समझ ही गए, ये गांव के लिए है, तो रेपिड रूरल अप्रेजन ये क्या है, शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, आप इसको कह सकते हैं शीघ्र, इसके द्वारा आप शीघ्र गांव का क्या है मूल्यांकन कर सकते हैं, शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन। हमने क्या समझा कि RRA क्या है, ये प्रसार शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा आप लोग क्या वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ के रहन सहन, वहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, क्या किस वजह से क्या है वहाँ पर सब गांव छोड़कर जो है वो शहर की तरफ जा रहे हैं, क्या रीजन है, उन लोगों को तकलीफ क्या है, वो क्या है, वहाँ पर कौन सी इसकी पहले योजना चली थी, क्या समस्याएं आ रही हैं जिससे और किस वजह से क्या हम करें कि जिससे क्या है ये लोग अपना जीवन स्तर जो है वो रहन सहन तौर तरीका जो है ये अपना ऊंचा उठा सके। तो ये जानने के लिए किया गया था। पहले सर्वप्रथम जो है सबसे पहले यही रेपिड रूरल अप्रेजन आया था। और उसके बाद ये इसका अर्थ होता है शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, इसका अर्थ होता है ये ग्रामीणों का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। किसका, ग्रामीणों का मूल्यांकन करने का तरीका है। ये क्या है, ये एक यंत्र है, कौन सा, तो ये RRA जो है ये क्या है, ये यंत्र है और ग्रामीणों का मूल्यांकन करने का तरीका है। और इसकी क्या है, ग्रामीणों का मूल्यांकन किया जाता है, ग्रामीणों का मूल्यांकन किया जाता है।
मतलब गांव की स्थिति, गांव के लोग कैसे हैं, कितनी संख्या है, पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, और जिससे क्या है, इससे वास्तविक स्थिति का जो होता है वो पता लगाया जाता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने समझी। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये मूल्यांकन करने का एक तरीका है। और हमने क्या समझा कि सबसे पहले RRA आया था, बाद में जो है सबसे लास्ट में वर्तमान में क्या चल रहा है, PLA चल रहा है। सबसे पुराना बात की जाए तो ये है, उसके बाद PRA आया, फिर क्या है PLA जो है, ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि अगर बात की जाए तो RRA की ये 1970 में आया। कब आया? 1970 से 80। RRA कब आया? 1970 से 1980 में ये RRA आया। और बात की जाए ये सबसे पुराना है, और ये जो है ये कहाँ की? अफ्रीका, ये अफ्रीका की ग्रामीण के लिए बनाया गया था। अफ्रीका की ग्रामीण के लिए बनाया गया था। उसके बाद क्या आया? उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर 1980 से 90 क्या आया? PRA। PRA इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजन ना। तो ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजन है। और उसके बाद ये कब आया था? 1980 से 1990 के दशक में ये आया था। तो ये हम लोगों ने PRA आया, और PRA में पहले देखिए RRA आया, RRA में संशोधन होकर PRA आया। अब PRA में जो हुआ संशोधन हुआ, तो उसके बाद क्या आया? PLA, जो कि वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में PLA चल रहा है ना। PRA को ही क्या है, सामग्री, अगर इसकी बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, इसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कहते हैं। उससे पहले PRA आया ना, पहले क्या है RRA आया ना, उसके बाद फिर क्या आया? PRA आया 1980 से 1990 के बीच। उसके बाद इसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कहते हैं। अब उसके बाद क्या आया कि PLA आया, और यही PRA में संशोधन करके जब PLA आया, कब आया? 1990 में आया। और किसके लिए? ग्रामीण की जानकारी, ग्रामीण के सर्वेक्षण करने के लिए ये बना। कौन सा? PLA बना। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। इसमें क्या होती है? कई सारी सुविधाएं होती हैं। वो क्या सुविधाएं होती हैं, ये भी हम लोगों ने समझा कि क्या सुविधाएं होती हैं। गांव में रहने वाले लोगों की राय क्या है, स्थिति क्या है, वहां पर कितनी महिलाओं की संख्या है, किसी क्या स्थिति है। अभी आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो हम इसके बारे में और बात करेंगे। PLA यूज करने के फायदे क्या हैं, इसको समझते हैं। PLA यूज करने के फायदे, चलिए इसके फायदे के बारे में जानेंगे। ये क्या है? तो कल्चर क्या है, वहां की संस्कृति क्या है, PLA से जान सकते हैं। वहां पर क्या है? संरचना, फिर उसके बाद लिंगानुपात का पता कर सकते हैं, लिंगानुपात। फिर क्या है? शिक्षा का स्तर आप जान सकते हैं, शिक्षा का स्तर जान सकते हैं। फिजिकल एवं टेक्निकल वहां पर इससे क्या होगा? फिजिकल एवं टेक्निकल डाटा मिलेगा। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए? टेक्निकल ना। तो ये हम लोगों ने क्या है, स्वास्थ्य के बारे में पता कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में पता। वहां पर भौगोलिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, भौगोलिक स्थिति का पता। तो हम लोगों ने PLA यूज करके इसके कई फायदे हैं, इसको भी हम लोगों ने जाना। PLA का यूज करने पर ध्यान देने योग्य बातें, चलिए इसको देखते हैं कि जब आप PLA का यूज कर रहे हैं तो क्या बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। PLA का यूज करते समय ध्यान देने योग्य बातें, एक एक करके इसको भी समझेंगे। क्या बातें आप जो है ध्यान में रखते हैं? प्रजातांत्रिक माहौल बनाकर जानकारी
प्राप्त करें, प्रजातांत्रिक माहौल बनाकर जानकारी प्राप्त करें जो क्या है, जो काम करता है, जो काम करता है उससे संबंधित हो, उससे संबंधित हो। मतलब प्रजातांत्रिक माहौल बनाकर आप वहां पर जानकारी प्राप्त करिए कि जो वहां पर काम कर रहा है ये जो है उससे संबंधित होनी चाहिए, क्या करना है, क्या वहां पर काम करना है, उससे आप कह सकते हैं कि वहां पर जो काम करना है, जो काम करना है उससे संबंधित होना चाहिए, क्योंकि वही जानकारी आप प्राप्त करिए जो आपको काम करना है। अब आप क्या है वहां पर जान क्या करेंगे कि वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग आपस में रह रहे हैं, या कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या मतलब ठीक है, आपको जिस चीज की आवश्यकता है, आपका जो कार्य है सिर्फ उससे संबंधित आप जानकारी प्राप्त करिए, एक्स्ट्रा नहीं। तो ये क्या है, ये प्रजातांत्रिक माहौल बनाकर जानकारी प्राप्त करें, जो काम करना है उससे संबंधित हो ना। और क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यहाँ वहां पर क्या है, अगर परिवर्तन करना चाहे तो कर सके, आसानी से यूज किया जा सके, क्या है कि आसानी से यूज कैसे, कोई भी नियम आप बना रहे हैं ऐसा, मतलब इस तरीके से माहौल बनाइए और ऐसा कार्य शुरू करिए जिससे क्या है कि गांव के लोग जो हैं वो उसको आसानी से यूज कर सकें, और कह सकते हैं अगर जानकारी मिल रही हो उसे आप क्या हो सतत कर सके, अगर आपको जानकारी प्राप्त हो रही हो तो जानकारी को सतत कर सके, जानकारी को सतत कर सके, कम पैसे वाला हो, कोई भी आप योजना चला रहे हो वो कम पैसे वाला हो, अगर कोई कार्य बता रहे हैं तो वो कम पैसे से संबंधित हो, कम पैसे वाला हो या कम पैसे से संबंधित हो। ठीक, अब चलिए बात करते हैं पीएलए। क्या हम लोग देखेंगे, पीएलए ग्राउंड रूल्स, पीएलए ग्राउंड रूल्स के बारे में बात करेंगे, पीएलए ग्राउंड रूल्स। पीएलए ग्राउंड रूल्स की बात होगी तो इसमें क्या होगा, सहभागी पार्टिसिपेट, सहभागी पार्टिसिपेट, सहभागी पार्टिसिपेट अर्थात कई सारे लोग मिलकर काम करें, अर्थात कई सारे लोग मिलकर काम करें। जो भी आप रूल्स बनाइए इसमें ऐसा बनाइए कि सभी जो भी जो सहभागी हैं वो सब मिलकर काम करें, एक साथ क्या है, सारे सहभागी जो एक साथ मिले उनमें कोई मतभेद ना हो, सब क्या है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जो है वो काम करें। और इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को अवसर दें, हर व्यक्ति को अवसर मिले, किसी एक व्यक्ति को नहीं तो हर व्यक्ति को अवसर मिले। लोग कुछ मतलब कह सकते हैं कुछ कुछ कह के लोग कुछ कहें तो उनका सम्मान करें, यानी लोग कुछ कहें उनका सम्मान करें, अगर आपसे कुछ कह रहे हैं, कोई बड़े हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, उनका क्या है, उनका आप रिस्पेक्ट दें। तो ये सब क्या है, ये एक नियम है कि ये सब चीजें अच्छी मतलब होनी चाहिए। आपको क्या है, आपको मतलब डोमिनेट नहीं होना है, आपको क्या करना है कि सारी बातों को समझना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको कार्य के बारे में बताना है, सबको अवसर देना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, उनको आप सम्मान दीजिए। तो ये तो क्या है, ये सब नियम है। कोई भी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको फिर से दोबारा सिखाइए, ये नहीं कि आपकी आपकी आवाज जो है वो मधुर होनी चाहिए, आपके शब्द जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, आप क्या है दूसरों को सम्मान दीजिए, सब एक दूसरे को सम्मान दें, यही सब चीजें क्या है, ये इसके नियम है। अब बात करेंगे कि पीएलए के, हम लोग देखेंगे पीएलए के बहुत सारे क्या है, पीएलए के बहुत सारे फीचर हैं, और ये है जो हर फीचर की जो होती है वो अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हमने क्या समझा कि हर फीचर की अलग अलग विशेषताएं हैं और पीएलए के बहुत सारे फीचर हैं। पहले हम लोग देखेंगे, अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसकी 3 कैटेगरी है, कितनी है, 3 कैटेगरी है, कौन कौन सी, तो एक एक करके इसको समझेंगे। पहला क्या है, स्पेस, स्पेस रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड पीएलए मेथड। और पीएलए कब से चल रहा है, पहले आरआरए था,
फिर पी आर ए आया, आर आर ए 1970 से 80 आया, फिर उसके बाद 1980 से 1990 पी आर ए आया, फिर 1990 से अब तक जो है वर्तमान में कौन सा चल रहा है, पी एल ए चल रहा है। हमने क्या समझा कि पहला क्या है, स्पेस रिलेटेड पी एल ए मेथड, मतलब ये क्या है, स्थान से संबंधित है। कैसा है, स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर पर बात की जाए तो टाइम रिलेटेड PLA मेथड। ठीक, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो इसमें रिलेशन रिलेटेड PLA मेथड। ठीक, तो ये तीन हो गए PLA के तीन, जो आप कह सकते हैं तीन कैटेगरी है। कौन कौन सी, तो स्पेस रिलेटेड, ये इसमें क्या है, टाइम में समय है, क्या है, ये समय का अध्ययन करता है। ये रिलेशन जो है ये किसका, संबंध का अध्ययन करता है, संबंध का ये अध्ययन करता है। तो हम लोगों ने तीन देखे, कौन कौन सी, एक हम लोगों ने देखा पहला जो है वो स्थान से संबंधित था, दूसरा समय से, तीसरा जो है वो रिलेशन से। कि जैसे आपको जिस गांव में आप जा रहे हैं उस गांव के लिए जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना, आप प्रोग्राम बना रहे हैं, वो अपने जीवन का अनुभव बताएं, ताकि क्या है, मतलब वो अपने जीवन का अनुभव बताएं ताकि आप उनको समझ सकें आपको किस स्थान पे जाना है, मतलब स्थान से, वहां पर जिस स्थान पे जा रहे हैं किस चीज की आवश्यकता है, क्या है, तो सारी चीजें जो है वो जमीनी स्तर से आपको वो जानना है, ये चीजें समझनी है। स्थान से मतलब स्थान के बारे में वहां पर जानकारी देनी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट की बात कर दे तो इसका जो है मेन अगर इंग्लिश का है वही आप लोग याद रखिएगा, क्या है, सोशल मैप, सोशल मैप। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक स्थिति देखेंगे कि गांव का, कहाँ का, सामाजिक स्थिति देखेंगे वहां पर गांव का, यही सोशल मैप के अंतर्गत आता है। किसकी, तो सामाजिक स्थिति देखेंगे कहाँ का, गांव का। बात करेंगे सेकंड नंबर पे तो रिसोर्स मैप। तो किस रिसोर्स का आप यूज करके लोगों को रोजगार दे सकते हैं। रिसोर्स मैप क्या है कि कौन सा ऐसा संसाधन यूज करके आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं और जिससे क्या है उन लोगों को कठिनाई ना हो, कोई महंगी चीज ना हो, कोई महंगी वस्तु ना हो, कि जिसको वो लोग आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये क्या है, रिसोर्स मैप। आप ऐसा कुछ बता दे रहे हैं जो वहाँ गाँव में उपलब्ध ही ना हो, उन लोगों को मतलब परेशानियां और हो, वो उन चीज को क्या है कर ही ना पाए, तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो रिसोर्स मैप सेकंड नंबर पर आता है, रिसोर्स मैप। तीसरे नंबर पर आता है क्या, पार्टिसिपेटरी। तो इसमें यह भी देखना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद करेंगे, कौन से लोग ऐसे हैं जो क्या करेंगे, जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर पर, हाँ क्या है, मॉडलिंग मैप। किस वजह से लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, ये क्या है, इन सब के अंतर्गत जाना जाता है मॉडलिंग मैप। उसके बाद क्या है, मोबिलिटी मैप। फिर उसके बाद सर्विस, फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी मैप। फिर क्या है कि ट्रांजैक्ट, फिर क्या है, पार्टिसिपेटरी, ये हम लोगों ने देखा। फिर पार्टिसिपेटरी सेंसस मेथड। चलिए एक एक करके देखते हैं हमने क्या समझा। सोशल मैप, वहां पर जहां पर जिस गांव में आप जा रहे हैं वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, कैसी है, इसके बारे में जानेंगे। रिसोर्स मैप, वहां पर आप कौन से संसाधन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को काम सिखा सकते हैं, काम के बारे में बता सकते हैं, या कौन से संसाधन आपको यूज करने हैं।
ये क्या है, संसाधन के बारे में पता चलेगा ना, स्थान के बारे में स्थान से पता चलेगा। पार्टिसिपेटरी कौन कौन से लोग आपकी मदद करेंगे, किसको किसको साथ लेकर आपको काम करना है, ये सब चीजें हैं। मॉडलिंग मैप में हमने क्या देखा कि किसी की वजह से क्या है कि किस वजह से क्या है लोग, मॉडलिंग मैप हुआ, मोबिलिटी मैप किस वजह से किसकी वजह से क्या है लोग गांव से पलायन हो रहे हैं। फिर उसके बाद गांव में कौन कौन सी सेवाएं दी जा सकती हैं, गांव में सर्विस, गांव में कौन कौन सी सेवाएं आप दे सकते हैं जिससे क्या है कि उन लोगों को लाभ हो और वो लोग अपने काम को कर सके। किन किन आवश्यकताओं की वहां पर जरूरत है, किन किन सेवाओं की जरूरत है, कौन कौन सी सेवाएं आप उन लोग को दे सकते हैं, कौन कौन सी सेवाओं का वो लाभ उठा सकते हैं ना। आप ऐसी सेवाएं दीजिए जिसको उनकी जरूरत ही ना हो। अपॉर्चुनिटी मैप मैप इसमें क्या देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी मैप और उसके बाद ट्रांजेक्ट है। फिर अगर ट्रांजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्ट की बात करेंगे तो यानी प्रसार कार्यकर्ता के हाथ में क्या होगी, एक डायरी होगी, एक पेन होगी। वहां पर क्या करेगा कि प्रसार कार्यकर्ता जगह जगह पर घूमकर मतलब हर चीजों का सर्वेक्षण करना, और उसमें क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है कि नोट करके उसमें लिखता रहता है कि क्या हो रहा है, और मतलब भ्रमण करता है जिससे क्या है जरूरी चीजों का वो भ्रमण कर सके ना। तो मतलब उसमें उसके हाथ में क्या होगा, एक पेन होगी और एक पैड होगा। ठीक, उसके बाद पार्टिसिपेटरी कॉन्शियस, मतलब यही वही चीज है कि यहाँ पर कि सब लोग क्या है एक साथ मिलकर एकजुट मिलकर क्या है कि काम करें। ठीक, तो ये क्या हो गया स्पेस रिलेटेड पीएलएम मेथड। पहला स्पेस रियल मतलब स्पेस रिलेटेड पीएलए मेथड हो गया। अब चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या देखेंगे कि समय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें। और पहला क्या होगा, टाइम लाइन। टाइम लाइन पहला नंबर पर क्या है, टाइम लाइन है, यानी पीएलए मेथड में जानकारी प्राप्त करेंगे किसके, टाइम के बारे में, समय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हम क्या देखेंगे, पहला टाइम लाइन हो गया, ट्रेंड एनालिसिस। तो टाइम लाइन में कि यहाँ यह पर किस चीज को ध्यान देना है, समय का क्या ध्यान देना है कि आप टाइम लाइन को सेट करिए कि किस चीज को आप सिखा रहे हैं वो अपने टाइम पर, वो अपने समय पर क्या है कि सीख सके, वह जान सके कि प्रेजेंट टाइम जो है, आप ये भी आपको जानना यहाँ पर उद्देश्य है कि प्रेजेंट टाइम किस चीज की जरूरत है, वहां पर क्या चीजें चाहिए, वहां पर किस टाइम हम सिखाएं। तो सारी चीज जो है वो समय पर आधारित होती है। ट्रेंड एनालिसिस, कौन सी चीज ट्रेंड में है ना, जो चीज अगर क्या है कोई चीज जैसे कि अगर आप जिस चीज की डिमांड हो, आप उस टाइम अगर मार्केट में अपना सामान बनाकर बेचते हैं तो वो ज्यादा चलेगा ना। तो सेम वही चीजें हैं कि जनता को किस चीज की आवश्यकता है, क्या चीजों की जरूरत है, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक, क्या ट्रेंड में है इसको जानना। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट, तो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट मतलब आप पहले जाकर वहां पर देखेंगे कि जो पहले आया था, जो कार्य इसके पहले हुआ है, जो मतलब जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, क्या वो सक्सेस हुआ था, आखिर कौन सी चीजें अगर नहीं सक्सेस हुआ उसका पीछे का रीजन क्या था। कहीं भी आप कोई कार्य करिए तो ये जानिए कि अगर वो सक्सेस हुआ है, ठीक, तो भी क्यों सक्सेस हुआ, आखिर क्या रीजन था, और अगर नहीं सक्सेस हुआ तो भी क्या रीजन था। तो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, सीजनल। सीजनल डायग्राम। सीजनल डायग्राम में हम क्या देखेंगे, मौसमी आरेखन कि किस समय हम क्या चीजें बना रहे हैं जो सीजन में जो है वो चल जाए। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि इस सीजन में, अब अगर हम ठंडक में जाके कह दें कि या कोई प्रसार कार्यकर्ता गया गांव में और कह दे कि इस टाइम जो है आप आम का, ठंडक में आप आम का अचार बना के बेचिए, तो क्या वो बेच पाएगा, या आम का आप आम का पापड़ बनाइए, या आम के और भी जो है जैम जेली जो भी आपको बनाने हैं, आम के अचार, आम के मतलब मुरब्बा वगैरह जो भी बनाना हो तो आप बनाइए, आम की चटनी बना के बेचिए, तो क्या ये बन सकता है, ये पॉसिबल है। तो सीजनल डायग्राम, समय मौसम को ध्यान में रखते हुए जो चीजें वहां पर हो, जिस चीज की आवश्यकता हो, जो चीजें उपलब्ध हो, ऐसी चीज का क्या है आप आयोजन करें। तो हमने ट्रेंड में हमने टाइम लाइन सेट की, हमने ट्रेंड में देखा क्या ट्रेंड में चल रहा है जो आगे आपको ले जा सकता है। हिस्टोरिकल, इसके पहले क्या था, क्या परिस्थितियां थी, कौन गया था, कौन से प्रोग्राम चले थे। उसके बाद सीजनल डायग्राम, उसके बाद हम लोगों ने सीजनल डायग्राम देखा। अब उसके बाद देखेंगे डेली, डेली एक्टिविटीज।
शेड्यूल, शेड्यूल। अब इसमें क्या है, डेली की एक्टिविटी क्या है आप सेट करके रखिए कि मुझे जो है इतने समय तक ये कार्य पूरा करना है। अब इस टाइम जो है आपका पेपर है, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे, आप मान के चलिए कि एक बार जो सारे सब्जेक्ट का जो है वो महामैराथन आप जरूर पढ़ के जाएंगे, जरूर से जरूर पढ़ना है। एक दिन का अगर आप 5 चीजें हैं तो 5 दिन पहले क्या है, आप एक एक महामैराथन आप एक बार 4-4 5-5 घंटे का आपको मिलेगा, तो वो क्या है आपको पढ़ के जाना है महामैराथन। तो अगर ये आपका क्या है, आपका शेड्यूल होना चाहिए क्या कि इस टाइम तक मुझे ये काम को खत्म करना है, ये नहीं कि चलो ठीक है काम शुरू किए हैं जब तक मन में आएगा तब तक खत्म होगा। तो ऐसा कार्य जो होता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है कि चलो ठीक है हम कर रहे हैं ना, एक समय पे खत्म हो जाएगा जब इसका समय आएगा, नहीं। तो सब कुछ क्या है, डेली एक्टिविटीज शेड्यूल ये निर्धारित करके रखना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, ड्रीम मैप। ड्रीम मैप यानी स्वप्न मानचित्र। आपको एक ड्रीम मैप बनाना होगा कि मुझे ये चीजें अब इतनी टाइम तक करनी है, ये ऐसे करना है, यहाँ पर ये चीजें काम की आवश्यकता है। मतलब क्या है, जब आपके सपने रहेंगे तभी आप उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे। जिसके पास कोई सपने नहीं है, जिसके पास कोई इच्छा ही नहीं है, वो क्या है, वो उस चीज को पाने की कोशिश ही नहीं कर सकता। तो क्या है, आपके पास सपने होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा ड्रीम मैप। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इतनी सारी बातें हो गई। अब पीएलए रिलेशन से, ये तो सेकंड नंबर की बात हो गई। थर्ड नंबर की बात क्या करेंगे कि कॉज इफेक्ट। इफेक्ट डायग्राम, डायग्राम। कॉज इफेक्ट डायग्राम का मतलब क्या होता है कि किस काम का प्रभाव, हम कौन सा काम ऐसा करें कि जिसका प्रभाव पड़े ना, जिसका प्रभाव पड़े। अगर वो नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या उसमें संबंध क्या है, क्या संबंध है, यानी कौन से काम को क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये जानना क्या है, कॉज इफेक्ट डायग्राम के अंतर्गत आता है। ये फर्स्ट नंबर की बात हो गई। सेकेंड नंबर पर बात करेंगे क्या कि ट्रायल डायग्राम, ट्रायल डायग्राम। चलिए इसमें बात करते हैं, दो चीजों के संबंध को इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीजों का संबंध कैसा है। मतलब हर चीज पर यहाँ पर सिर्फ संबंध की बात होगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात करेंगे क्या, प्रेफरेंस रैंकिंग, प्रेफरेंस रैंकिंग। प्रेफरेंस रैंकिंग की बात होगी यहाँ पर। तो प्रेफरेंस रैंकिंग जो होता है वह किस लिए, कौन से काम को प्राथमिकता पहले देनी, क्या मतलब कह सकते हैं किसको आप प्रथम रख सकते हैं, क्या आपको करना है। अब जैसे आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, तो आप क्या करिए कि पहले बहुत ढेर सारे, कोई भी पहले ये सोचता है कि मुझे काम करना क्या, जिस चीज की जरूरत हो वही काम करता है ना, पहले वही काम करना चाहिए। तो आपको, आप वहां पर गए हैं, गांव में गए हैं, आपको जो योजनाएं चलानी है, जो कार्यक्रम चलाना है, उसमें आपकी प्राथमिकता क्या है, प्रथम नंबर पर आपको करना क्या है, ये सब चीजें वहां पर जानना। उसके बाद क्या है कि जो काम पहले जरूरी है वही करना। और उसके बाद थर्ड नंबर पर, इसमें फोर्थ नंबर पर देखेंगे इम्पैक्ट डायग्राम, इम्पैक्ट डायग्राम। उसके बाद क्या है, नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम। फिर क्या है, प्रोसेस मैप, मैप। फिर क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। फिर क्या है, स्पाइडर। फिर क्या है, बॉडी मैपिंग। चलिए देखते हैं, हमने कॉज इफेक्ट की बात की, फिर ट्रायल आएगा, फिर प्रेफरेंस रैंकिंग आएगी, फिर इम्पैक्ट डायग्राम आएगा, फिर नेटवर्क आएगा, नेटवर्क, फिर उसके बाद क्या आएगा, नेटवर्क डायग्राम, फिर प्रोसेस ना, फिर उसके बाद क्या आएगा कि प्रोसेस मैप, क्या आएगा, ये प्रोसेस मैप। उसके बाद क्या है कि वेन डायग्राम है, फिर स्पाइडर डायग्राम है, फिर बॉडी मैपिंग है। ये डायग्राम के थ्रू आप दो या दो से अधिक चीजों का क्या होता है, इस संबंध का आप पता कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि इस मतलब जो भी आपने डायग्राम देखे, इसके द्वारा दो या दो से अधिक चीजों का क्या है, आप संबंध के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या था, पूरा का पूरा जो है ये
कह सकते हैं एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट हुआ, प्रसार शिक्षा कंप्लीट हुआ। देखिए हम यही कहेंगे कि आपको कोई भी क्लास, यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, सब कुछ जो है वो एकदम फ्री में मिल रहा है। पूरी क्लासेस आपको फ्री में मिलती हैं, कोई पैसे नहीं है, पूरी क्लास जो है आपकी पड़ी हुई है। चाहे वो नेट की आगे जो है नेट का एग्जाम है, आप पढ़ डालिए, सब कुछ पढ़ डालिए, टीजीटी है, पीजीटी है, नेट है, तो सारी चीजें जो है बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगी। चलिए, तो आज की क्लास जो है यहीं तक थी, इसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर कुछ छूटा होगा तो वो हम आप कह सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से वो हम करा देंगे, है ना। अगर कुछ छूटा होगा तो उसको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। तो ये जो है प्रसार शिक्षा कंप्लीट हुआ, और आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।